तो आजकल रेट्रोग्रेड्स के बारे में बहुत बातचीत होती है सोशल मीडिया पे एंड लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स। तो रेट्रोग्रेड्स का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी कुंडली देखें तो 9 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट तो हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं। रेट्रोग्रेड्स हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं? जैसे हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी एनवायरमेंटल से कोरिलेटेड है। क्या एस्ट्रोलॉजी की कुछ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स हेल्थ कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है 29 मार्च को शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? पहले मैं बताना चाहूँगा कि मीन राशि में ऑलरेडी राहु बैठा है। तो कुछ लोगों का कुंडली में राजयोग देखा जाता है, उनकी स्थिति वैसी नहीं होती जो लगे कि उनकी कुंडली में राजयोग है, तो वो क्यों होता है? देखिए, राजयोग सबसे पहली बात तो ये है कि राजयोग तो वहाँ होगा जहाँ पर राजशाही हो। इंडिया में तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये राजयोग हो नहीं सकता। एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है बट एन इंटरेस्टिंग वन। एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइंस, योर टेक ऑन दैट? Hello everyone, welcome back to the channel. I am Kannan, your host for today. और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट एस्ट्रोलॉजी। रेट्रोग्रेड्स चल रहे हैं एंड सम ऑफ द फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गुरप्रीत सिंह अरोड़ा, अ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। सो वेलकम टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। तो आजकल रेट्रोग्रेड्स के बारे में बहुत बातचीत होती है सोशल मीडिया पे एंड लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स। तो रेट्रोग्रेड्स का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो आपने कहा कि आजकल बहुत बातचीत होती है रेट्रोग्रेड को लेकर, तो इसका मतलब रेट्रोग्रेड आजकल हो रहे हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर किसी की भी मतलब किसी भी कुंडली देखें तो 9 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट तो हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं एंड दैट इज राहु एंड केतु। राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही मिलेंगे। अगर आप कभी एस्ट्रो सेज पे किसी भी कुंडली को देखते हैं, अपनी भी अगर डिटेल डालते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप देखिएगा कि आपके जब राहु और केतु लिखा हुआ है उसके साथ एक एस्ट्रिक का निशान होता है, यानी स्टार का निशान होता है। उसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि स्टार मीन्स रेट्रोगेट, ठीक है, यानी कि वक्रीय है। तो 2 प्लैनेट तो हमेशा ही रेट्रोगेट होते हैं। हाँ, इन दिनों में आजकल ये ज़रूर है कि बुध भी रेट्रोगेट चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? अब आपने पूछा इसका मतलब क्या है। देखिए, सीधी भाषा में, नॉर्मल भाषा में अगर बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी चाल उल्टी चल रही है। नॉर्मली अगर हम एस्ट्रोलॉजी चार्ट की बात करें, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में फर्स्ट हाउस से बात करें तो फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से थर्ड हाउस, थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस, सो ऑन करते करते जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे मूव करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं। ये इनकी नॉर्मल चाल एज पर एस्ट्रोलॉजी चार्ट। बट राहु और केतु के बारे में या फिर ऐसे किसी भी प्लैनेट के बारे में जो रेट्रोगेट होता है उसके बारे में कहा जाता है कि इनकी चाल उल्टी जाती है, यानी कि ये आगे चलने के बजाय पीछे चलते हैं। यानी कि ये क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में जाएंगे एंड सो ऑन, उल्टे चलते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि जैसे अब 2 ट्रेन्स होती हैं, ठीक है। अब ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया वैसे? तो इस चीज़ को हमारे जो श्रोता हैं जिन्होंने भी ट्रेन में सफ़र किया है वो उसको समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड है तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर। उसी के पीछे पीछे से काफ़ी दूर से एक और ट्रेन आई जिसका स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। अब एक टाइम पर आके दोनों ट्रेन जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, अलग अलग ट्रैक पे आमने सामने आ जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, ठीक है। तो जो 300 किलोमीटर पर आवर वाली है वो आगे जा रही है और आगे जा रही है और आगे जा रही है। अब क्या हो रहा है कि जो 300 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन में बैठे हैं उनको लगेगा कि ये जो 200 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है ये एक्चुअली स्लो नहीं चल रही, ये पीछे चल रही है, क्योंकि वो उसको ओवरटेक कर रहे हैं। और जहाँ पर ये 200 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड वाली ट्रेन है, इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स को लगेगा कि ये हमें ओवरटेक करके आगे निकल गई, राइट? ऐसे लगेगा ना। तो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये चल रहे हैं पर स्लो चल रहे हैं। रेट्रोगेट वाले प्लैनेट्स स्लो चलते हैं। तो जब ये स्लो चल रहे हैं तो बाकी सब प्लैनेट्स के मुकाबले में ऐसा लगता है जैसे ये उल्टा चल। जैसे हम सीधा चलते हैं, आप वॉक करती हैं तो कई बार ऐसा होता होगा वॉक करते करते आप किसी को क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो जब आप क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसको आप क्रॉस कर रही हैं वो
बैक स्टेप चलता हुआ जा रहा है। लगता ऐसा ज़रूर है क्योंकि आप उसको क्रॉस कर देंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो अपनी स्पीड पे, आप अपनी स्पीड पे। तो एक मेजर एम्फेसिस है ऑन मर्करी रेट्रोग्रेड, तो बाकी प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड के बारे में क्या? सभी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड करते हैं। हर किसी के हॉरोस्कोप में अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग हाउसेस में होते हैं, अलग अलग डिग्रीज में होते हैं। पर हाँ, इस समय में ये ज़रूर देखा जा रहा है कि जो बुध हैं वो रेट्रोग्रेड कर रहे हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है? उनकी चाल स्लो हो गई है। नॉर्मली बुध जो है वो बहुत फास्ट प्लैनेट है। इवन दो फास्ट प्लैनेट है, बट वो अपना एक पूरा सर्कल यानी कि 12 राशियाँ क्रॉस करने में तकरीबन 20 साल का समय लेते हैं। तो अगर वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं तो इसका मतलब वो अवधि बढ़ गई है। अब वो 20 साल नहीं लेंगे, 20 साल कुछ महीने ले सकते हैं, 21 साल ले सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि जिस राशि में वो रेट्रोग्रेड होकर बैठे हुए हैं उस राशि में उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस राशि में और कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो फ्रेंडली प्लैनेट है या कैसा प्लैनेट है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि अब वो उस जातक को कैसा रिजल्ट देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें और कोई प्लैनेट ना बैठा हो। अमूमन ज़्यादातर देखा गया है कि बुध जो है वो सूर्य के साथ ही चलते हैं। या तो सेम हाउस में सूर्य और बुध होंगे या थोड़ा बहुत डिग्रीज की वजह से आगे पीछे होते हैं, ठीक है, पर अमूमन ज़्यादातर साथ साथ में होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक हाउस में सूर्य और बुध हैं या फिर सिर्फ बुध बैठे हैं, उनके सामने वाले हाउस में बिल्कुल ऑपोजिट अगर मान लीजिए मंगल है, शनि है, गुरु है, यानी कि इन तीनों में से किसी की दृष्टि पड़ रही है, या फिर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी प्लैनेट सामने है, तो सातवीं दृष्टि तो पड़ ही रही है। तो अगर कोई और प्लैनेट की कोई और दृष्टि उस प्लैनेट पे या उस हाउस पे पड़ रही है, तो उसकी वजह से कैसे परिणाम मिलेंगे, कैसे उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये हर कुंडली के जातक पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करेगा। पर हाँ, जितना उनको टाइम पीरियड उस हाउस में रहते हुए मिलना चाहिए था वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा रेट्रोगेट होने की वजह से, क्योंकि उनकी चाल स्लो हो गई है। इसका मतलब वो उस राशि में ज़्यादा समय के लिए रुकेंगे, विलंब के लिए रुकेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नॉर्मली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बुध जो है हमेशा सूर्य के आसपास होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक ही हाउस में होते हैं या थोड़ा बहुत अगर डिग्रीज की वजह से हो तो हाउस चेंज होता है। पर ये भी मानना पड़ेगा कि सूर्य के साथ ज़्यादातर जो प्लैनेट्स होते हैं वो अस्त होते हैं ज़्यादातर। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिग्रीज। अगर ज़्यादा दूरी होगी तो हो सकता है वो अस्त ना हो। पर बुध नज़दीक हैं या दूर हैं सूर्य से, पर उनके ऊपर अस्त होने का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो श्रापित नहीं होते क्योंकि वो अस्त है, वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट अस्त ही नज़र आएंगे, पर इसकी वजह से कभी भी किसी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता। सो इस चीज़ के लिए सिर्फ बुध जो है वो उसके लिए उनको एक एग्जम्पशन मिला हुआ है। रेट्रोग्रेड्स हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं? मैंने आपको बताया ना कि जैसे अगर उनकी चाल धीमी हो गई है, यानी कि वो अगर वो चाल धीमी हो गई है तो वो एक हाउस में ज़्यादा समय के लिए रुकेंगे। अब अगर वो उस घर में ज़्यादा समय के लिए रुके हैं तो जहाँ से जो दृष्टियाँ पड़ रही थी वो ज़्यादा समय के लिए पड़ेंगी। अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही तो बहुत अच्छी दृष्टि है, इसका मतलब उनका समय अच्छा समय ज़्यादा लंबा खिंच गया और अच्छा हो गया। अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो उसका इफेक्ट हमेशा ख़राब हो सकता है, क्योंकि देखो नॉर्मली ये चीज़ मानी जाती है कि शनि दृष्टि कहीं पे भी पड़ेगी वो एडवर्स इफेक्ट लेके आती है, थोड़े से हार्श इफेक्ट्स लेके आती है। तो यानी अगर शनि की दृष्टि पड़ रही तो समझो कि थोड़ा सा स्ट्रगल और खिंचेगा। मंगल की दृष्टि वो भी क्रूर मानी जाती है, तो जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है तब भी वो उसका इफेक्ट हो गया। अब कहाँ उन्हें वो हाउस छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर क्योंकि उनकी चाल स्लो हो गई इस वजह से वो बढ़ नहीं पाए। अब जैसे मैं दृष्टियों की बात कर रहा था, तो अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही तो वो भी क्रूर दृष्टि है। अगर क्रूर दृष्टि पड़ रही तो इसका मतलब वो इफेक्ट जो बुध को उस घर से निकलने की वजह से आराम मिल सकता था वो शायद नहीं मिला। तो इसका मतलब जो उनका प्रभाव कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था या फिर आने वाले समय में ख़त्म होना चाहिए था वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया। अब देखिए बुध का काम क्या है। बुध कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए, बुद्धि के लिए, इन चीज़ों के कारक हैं। अगर किसी वजह से उन पर क्रूर दृष्टि पड़ रही है तो फिर डेफिनेटली कम्युनिकेशन पे डिफरेंस आएगा, कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कम्युनिकेशन आपका किसी के साथ हार्श हो सकता है अगर बुरी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, क्रूर दृष्टियाँ पड़ रही हैं। अगर सौम्य दृष्टि पड़ रही है तो आपका कम्युनिकेशन और बढ़िया होगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
तो अगर आपकी कुंडली में किसी वजह से, अगर आप गोचर में देखें तो बुध अभी इस समय कहाँ पर है, उनके ऊपर दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं, अगर उस हिसाब से आप देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो आप ये जान पाओगे कि अभी मेरा बुध जो है वो पीड़ित हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो पीड़ित हो रहा है तो उसके लिए थोड़े से उपाय आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि बुध के लिए आपको हरे कपड़े पहनने चाहिए। अगर जब तक आपका वक्र चल रहा है तब तक आप हरे कपड़े पहनिए, कोशिश कीजिए बुधवार के दिन पहने। उसके अलावा हरे चारे का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुधवार को आप फास्ट कर सकते हैं या फिर गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना होगा, बस और कुछ भी नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं एवोल्यूशन हो रहा है एआई में। हाउ डू यू थिंक एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन में थोड़ा चेंज आया है बिकॉज ऑफ दैट राइज? देखिए क्या होता है कि हर चीज़ के प्रोज एंड प्रॉन्स होते हैं। हाँ, ये बात मानना पड़ेगा कि जो एआई का कॉन्सेप्ट है, एआई से क्या हुआ है, हर चीज़ की कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। अब अगर कोडिंग हो रखी है तो वो तो सिर्फ कोडिंग के हिसाब से आपके प्रभाव निकाल देगा, ठीक है। पर हर चीज़ की कोडिंग सही हुई है या नहीं हुई है, तो ये तो एक फिनोमिना है जो हमें देखना पड़ेगा। अभी कुछ समय में पता चलेगा कि उसकी कोडिंग कितनी सही हुई है, कितनी एक्यूरेट हुई है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर ऑफ कोर्स जिसने भी इसको इंट्रोड्यूस किया है या फिर जहाँ पर भी इसको लॉन्च किया गया है, कुछ सोच समझ के, कुछ प्रैक्टिकल्स करने के बाद ही किया गया होगा, तो इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। बट पता क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ साइकिक एबिलिटी होती है, जो ज्योतिष होते हैं उनकी कुछ साइकिक एबिलिटी भी होती है, जो एआई कॉन्सेप्ट जो है वो उसको उस तरीके से उसको अडेप्ट नहीं कर सकता। अब साइकिक एबिलिटी को एआई अगर अडेप्ट करने लग गया, फिर इंसान की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये टेक्नोलॉजीज़ इंसानों की बेटरमेंट के लिए आई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ह्यूमन फैक्टर को बीच में से निकाल दीजिए। हाँ, वो एक्यूरेसी आएगी, आ सकती है। जहाँ पर भ्रम होते थे ना, कि कोई कहता था कि नहीं जी आपके साथ तो ये बुरा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, आप इतना समय वेट कीजिए, अच्छा हो जाएगा, इतना समय में आपका ऐसा बहुत ख़राब हो जाएगा। तो वो जो भ्रम थे, वो भ्रम तो निकल सकते हैं एआई से। ये एक इसका अच्छा इफ़ेक्ट हो सकता है। पर उसके ऊपर जो रेमेडीज़ देनी चाहिए या फिर उसकी और कैलकुलेशन जो मैनुअली की जाती हैं, उनकी जो दृष्टियों को देखा जाता है, उनके दशाओं को देखा जाता है, उनके नक्षत्रों को देखा जाता है, नक्षत्र का प्रभाव कब तक रहेगा, ये कैलकुलेशंस बताई जाती हैं। हो सकता है कि कोडिंग में ये ना बताया जाए कि इसका प्रभाव अब इस टाइम तक रहेगा। फिर उसके बाद जो किस्मत लिखी गई है, ठीक है, तो किस्मत लिख दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो ही मिलेगा या वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी के कहा जाता है ना राजयोग लिखा हुआ है, ठीक है। तो राजयोग में क्या होता है कि हर किसी का राजयोग वैसा राजयोग नहीं होता जैसा वो सोचता है राजयोग। देखो राजयोग तो वहाँ पर होगा जहाँ पर राजशाही होगी। अब यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में काहे का राजयोग। पर फिर भी राजयोग जो है वो अपनी वैल्यू रखता है, अपनी लाइफ में अपने आप को दिखाता है कि हाँ ये राजयोग बना आपके लिए। कोई इसे कैसे लेता है वो डिपेंड करता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राजयोग के बारे में। पर अभी के लिए एआई सिर्फ उसकी कोडिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसके बेसिस पे और इसके ऊपर कितना अच्छे तरीके से ह्यूमन टच इस पे काम कर सकता है, अगर सही एस्ट्रोलॉजर है तो अभी भी मैं कहूँगा कि एआई से बेटर काम कर सकता है। पर जहाँ पर भ्रम है, वहाँ पर अगर उस भ्रम को हटाना है तो एआई ज़्यादा बेटर काम कर सकता है। जैसे अभी हमने एआई की बात की, आर देयर एनी स्पेसिफिक प्लानिटरी अलाइनमेंट्स जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को बढ़ावा देते हैं? सारे प्लैनेट जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को बढ़ावा देते हैं। कौन सा प्लैनेट नहीं देता? देखिए एक बात को समझिए, अगर इंसान की बात करें जो उसकी आत्मा का कारक है, ठीक है, उसके एटीट्यूड का कारक है। पर सूर्य का संबंध साइंस से भी तो जुड़ता है, फोटोसिंथेसिस होता है। आप सनफ्लावर देखते हैं, जब सनराइज होता है तो वो खुलता है, सनसेट होता है तो वो बुझ जाता है, राइट। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। आपने जुगनू देखे होंगे, ठीक है, वो रात में ग्लो करते हैं। रात में ग्लो करते हैं क्योंकि रात को चमकते हैं, लाइट दिखती है उनके अंदर। दिन में तो चमकते हुए नहीं दिखते क्योंकि बाहर ही लाइट इतनी होती है। पर क्या वो चमकते नहीं है? वो चमकते हैं पर लाइट होने की वजह से दिखते नहीं है, राइट। तो जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो तो साइंटिफिक चीज़ें हैं, पर उसका प्रभाव एस्ट्रोलॉजी पे पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी के प्रभाव प्लैनेट्स पे पड़ेगा। ये इंटरलिंक्ड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं।
कोई भी प्लैनेट जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को या उसकी इवॉल्वमेंट को कहीं पे भी रोकता नहीं है। कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो इस चीज़ के अगेंस्ट हो। हर प्लैनेट उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। हर प्लैनेट जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। हर प्लैनेट के साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जुड़ी हुई। तो एस्ट्रोलॉजी का कोई कोरिलेशन है विद एनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? आपने पीछे कोविड सुना था, कोविड आया था, हाँ। ठीक है। देखिए, कोविड जो है ये अगर हम बोलें कि एस्ट्रोलॉजी में इसके बारे में पहले से जानकारी थी। अगर हम बोलें कि जो समुद्र में तूफान आते हैं इसके बारे में हमारे पास पहले से जानकारी होती है। कब बरसात होगी, कब सूखा पड़ेगा, इसके बारे में कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली उसके 3 विंग्स हैं अलग अलग। उनमें से एक विंग है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो होता है ना वो इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। इसके बारे में गूढ़ रहस्य जो होते हैं, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट का तापमान कितना बढ़ेगा, कब बर्फबारी होगी, कब बारिशें होंगी, कब सूखा पड़ेगा। आपने एक सुना होगा कि कई जगह पे तो डेजर्ट जो है वो भी हरे भरे हो रहे हैं। वहाँ पर भी प्लांटेशन पहुँच रही हैं और कई ऐसी हरी भरी जगह हैं जो डेजर्ट स्किन में कन्वर्ट हो रही हैं। तो वो कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है? वो इस वजह से हो रहा है या फिर उसको पहले से प्रिडिक्ट कैसे किया जा पा रहा है? एस्ट्रोनॉमी के थ्रू। ठीक है, हम अपने स्टार्स को देखते हैं कि स्टार्स को देखने से सब कुछ पता चलता है। हाँ, चलता है। वो कहाँ से पता चलता है? एस्ट्रोनॉमी के थ्रू पता चलता है। तो एनवायरनमेंट ही नहीं, बहुत कुछ पता चलता है। हमारे नेचर के बारे में पता चलता है, यहाँ तक कि जो वॉर्स हैं इनके बारे में पता चलता है। आपने कई सारी ना किताबें पढ़ी होंगी, जैसे एक भविष्यवादक रहे हैं नस्ट्रोमस। उनका मेरे को नाम पूरी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। नैस्ट्रोडॉमस ऐसे करके नाम है उनका। उनकी कई किताबें हैं। उन किताबों में उन्होंने कुछ भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं। वो भविष्यवाणियाँ कहीं ना कहीं सच हो रही हैं। क्या भविष्यवाणियाँ उन्होंने किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर लिखी हुई हैं? उन्होंने बीमारियों को लेकर लिखी हुई है। उन्होंने कुछ मेजर इवेंट्स को लेकर लिखी हुई है। उन्होंने ऐसे वॉर्स को लेकर लिखी हुई है। वो कैसे हो रहे हैं? वो उस एस्ट्रोनॉमी के साथ रिलेटेड है। तो हाँ, उसकी ब्रांच डेफिनेटली इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकती है। जैसे हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या इन्वायरमेंटल से कोरिलेटेड है, वैसे ही क्या एस्ट्रोलॉजी की कुछ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स हेल्थ कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखिए, कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर में एक घर होता है रोग का, छठा घर। 8वां घर होता है आयु का। छठे, 8वें और 12वें घर से एक्चुअली हमें ये पता चलता है कि एक इंसान को कैसी बीमारियां हो सकती हैं, कितना उस पर बीमारियों का बोझ रहेगा। बीमारियां डिटेक्ट आराम से हो जाएंगी या बहुत लेट डिटेक्ट होंगी, उसकी आयु कितनी हो सकती है, उसकी मृत्यु के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें कुंडली से पता चल जाता है। जब आयु पता चल सकती है, जब रोगों के बारे में पता चल सकता है, कैसे रोग हो सकते हैं, तभी तो उसके बेसिस पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी इन्वेंट किया गया। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग से पढ़ाई जाती है और उसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, सारे नहीं होते, पर हाँ बहुत हद तक डॉक्टर्स भी उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डॉक्टर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि सिम्टम्स के हैं, पर उसके हिसाब से टेस्ट से तो कुछ भी नहीं निकलता। जब टेस्ट से कुछ नहीं निकलता तो उनकी कुंडली खोल लेते हैं। देखो, जो डॉक्टर चाहता है ना कि मैं इस बारे में और रिसर्च करूं कि ये सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं तो फिर कोई बीमारी क्यों नहीं नज़र आ रही, यानी कि मेडिकल टेस्ट वहाँ तक अभी पहुँचे ही नहीं। कोई टाइम था सिर्फ एक्सरे हुआ करते थे, फिर बाद में अल्ट्रासाउंड आया, ठीक है, सीटी स्कैन आया, एमआरआई आया, सब कुछ बाद में इन अपग्रेड ही तो हुआ। क्या पता अभी कुछ और अपग्रेड होने हो। अभी अगर कुछ अपग्रेड और होने हैं तो इसका मतलब बीमारियां तो पहले से हैं, हमें उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे में ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है ये बहुत काम आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकल टेस्ट से कुछ पता नहीं चलता, पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कुंडली से पता चल जाता है। जब कुंडली से पता चल जाता है कि आने वाले समय में कैसी बीमारी हो सकती है, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, कब वो समय आ सकता है जब आपके ऊपर कोई
एक्सीडेंट हो सकता है या फिर आपको कोई इंजरी हो सकती है या कुछ भी ऐसा। तो अगर आपको पहले से वो एक रूपरेखा बनी हुई है, एक आपके पास फ्लो चार्ट है, आपको मालूम है कि इस साल में ये इवेंट्स हो सकते हैं, इन इवेंट्स के लिए मुझे ये सावधानियाँ रखनी चाहिए, उस समय में मुझे ये सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये सब कुछ अगर आपको मालूम हो, तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में बहुत बेटरमेंट ला सकते हैं, अपनी लाइफ़ को बढ़ा सकते हैं और अच्छा फ्रूटफुल बना सकते हैं। कौन बीमार होकर जीते हुए बहुत खुश रहता है? कोई भी नहीं। तो अगर आपको पता चल जाए कि हाँ, मुझे बीमारी आ सकती है, उसके ये सिम्पटम्स आ भी चुके हैं और अभी बीमारी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। अब किसी को डायबिटीज़ होता है, तो डायबिटीज़ के आगे रिपरकशंस क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? ऑर्गन फेलियर्स होते हैं। वो किडनी पे इफ़ेक्ट आ सकता है, आँख पे आ सकता है, हार्ट पे आ सकता है और भी कई ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट आ सकता है, राइट? चलने-फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है, पाँव में दिक्कत आ सकती है, तो मल्टीपल ऑर्गन्स प्रॉब्लम आती है। ब्रेन पे इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर आपको मालूम पड़ गया कि डायबिटीज़ हो गई है, पर अब मुझे अपने ऑर्गन्स को बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, अपनी डाइट चेंज करते हैं। करते हैं ना डाइट चेंज? अपनी रोज़मर्रा की जो आदतें होती हैं, उनमें कोई ना कोई बेटरमेंट लेके आते हैं, एक्सरसाइज से जुड़ते हैं। जब ये सब कुछ करते हैं, तो हम अपनी डायबिटीज़ को कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। अब उसको सुधार नहीं सकते हम, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। पर हाँ, उसको सुधार सकते हैं कि अंडर कंट्रोल रहे। अंडर कंट्रोल रहेगी तो हमारे ऑर्गन्स बचे रहेंगे। यही कर सकते हैं ना? उसी तरह से अगर एस्ट्रोलॉजी से आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपकी लाइफ़ में आगे क्या-क्या मेजर ख़राब इवेंट्स आ सकते हैं। अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको एन्जॉय कीजिए। अगर बुरे इवेंट्स आ सकते हैं और लाइफ़ क्या है? प्लस और माइनस ही तो है, अप एंड डाउन ही तो है। अगर अच्छा टाइम आ रहा है तो बुरा टाइम भी आएगा ही आएगा। तो अगर बुरा टाइम आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कब से लेके कब तक का है। उसमें हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है या कहाँ पे इफ़ेक्ट आ रहा है? अगर हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं पहले से? तो अगर ये सब पहले से जान लिया जाए तो उसके ऊपर काम पहले से किया जा सकता है। इवेंचुअली बहुत बुरे प्रभाव पड़ने से बहुत पहले ही उन प्रभावों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ द वे हाउ वन शुड एक्ट अपॉन कि अपनी कुंडली के साल-साल की प्रेडिक्शंस निकलवाओ और उसके बेसिस पे आपको मालूम होना चाहिए मुझे किस साल में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए रखनी है। कई बार हम स्टोन पहनते हैं। स्टोन क्यों पहनते हैं? मनी मैटर्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, कई सारे कारणों के लिए। तो वो स्टोन पहनने का भी कोई टाइम होता है कि इस समय से लेकर इस समय तक ही स्टोन पहनना है। कुछ स्टोन्स को लाइफ लॉन्ग पहनना होता है। हर स्टोन को लाइफ टाइम नहीं पहनना होता। तो वो चीज़ें भी इसी से पता चलती हैं, राइट? तो आई होप आई हैव क्लियर्ड द क्वेश्चन। तो ऐसा बोला जा रहा है 29 मार्च को शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? देखिए 29 मार्च से जो गोचर हो रहा है शनिदेव का, पहले मैं बताना चाहूँगा कि मीन राशि में ऑलरेडी राहु बैठे हैं। तो राहु है भ्रम और अगर शनि की बात करें, अगर शनि भी वहाँ पर आ जाएँगे तो ये बना देंगे पिशाच योग। जब पिशाच योग होता है तो पिशाच योग में क्या-क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। देखिए शनि है अंधेरा और राहु है भ्रम। जब राहु और शनि यानी कि भ्रम और काली एनर्जीज जुड़ जाएं तो फिर सोचिए कि आप कितनी नेगेटिव एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोगों के ऑरा खराब हैं उनके साथ उनकी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा धकेलेंगी उनको नेगेटिव एनर्जीज की तरफ। इसका इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है जो बहुत डिप्रेसिव हैं, एंजाइटी में रहते हैं या इंसोम्निया के पेशेंट हैं या फिर किसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, उनका वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, वो उनकी एंजाइटी बढ़ जाए, उनका डिप्रेशन बढ़ जाए। यहाँ तक कि इन दिनों में कुछ समय के लिए आप ये भी मान लीजिए कि लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स तक बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पर ये समय सिर्फ मई तक है। तो मई में क्या होगा कि राहु जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो यानी कि वो एक दूसरे को सरपास कर जाएंगे। कुछ समय के लिए 1.5 महीने तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, पर उसके बाद वो अलग-अलग भी हो जाएँगे। तो ये 1.5 महीने का समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। पर ये भी मान के चलिए कि ये जो ज़मीन पे बैठा है उसको आसमान पे ले जाए और जो आसमान पे बैठा है उसको ज़मीन पे पटक दे। ऐसी उठा-पटक भी हो सकती है। जिसके कर्म 10,000 है ना, वो समझिए कि उसका एक कर्म काउंट होगा, पर वो कर्म उसको ज़मीन से आसमान तक लेके जा सकता है। पर जिसके बुरे कर्म एक है, उसको 10,000 वो भी हो सकते हैं और वो आसमान से नीचे भी गिर सकता है।
तो ऐसा भी हो सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा भ्रम की इस टाइम आप मान लीजिए कि पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं। हम बहुत ज़्यादा, देखो ये डराना नहीं चाहता हूँ मैं, बट हाँ, टाइम थोड़ा-सा फ़ेवरेबल नहीं है। पर अगर फ़ेवरेबल नहीं है तो मैंने साथ में एक बात और बोली कि ये तकरीबन 1.5 महीने की बात है। तो अगर आप अपने आप पे संयम रखें और ये दृढ़ निश्चय कर लें कि मैंने कोई बुरा काम नहीं करना, मैंने कोई गलत काम नहीं करना, मैंने अपने कर्मों के हिसाब से चलना है। चीज़ मुझे लेट मिल जाए वो मंज़ूर है, पर मैं गलत काम नहीं करूँगा। और साथ ही साथ इन्हें, राहु को और शनि को, अगर दोनों को आपको न्यूट्रलाइज़ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, एटलीस्ट सुनना शुरू कीजिए। आपको उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आप न्यूट्रलाइज़ कर पाओगे इस समय को। ये समय आपका सच में अपने कर्मों पे काम करने का है। शनि जो है ना, वो क्या करता है कि आपके काम को डिले कर देता है। जो काम आपको अब करना है वो आप बोलोगे कल करूँगा, जो कल करना है वो परसों करूँगा, जो परसों करना है वो कभी नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो ऐसे शनि कर देता है आपके साथ। पर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, सुनोगे, तो उससे वो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी जिसकी वजह से आप डिले से उठना शुरू करोगे। और कहीं न कहीं आज जो काम करना था, कम से कम आज शाम तक तो कर ही लोगे। तो कम से कम हो तो जाएगा काम। डिले होगा, शनि का प्रभाव भी होगा, पर फिर भी काम हो जाएगा। तो आप ये रेमेडी करके देखिए। हनुमान चालीसा का जाप तो वैसे भी करते करते रहना चाहिए, पर जिन लोगों के साथ भी अभी ये समय आ रहा है, अब अव्वल तो सबके साथ आ रहा है, तो हर किसी को अब हनुमान चालीसा के साथ जुड़ना ही चाहिए। और मुझे लगता है ये 1.5 महीना अगर लोग जुड़े रहेंगे तो लाइफ लॉन्ग जुड़े रहेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो अल्टीमेटली मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि शनि जो है वो कर्मफल दाता है, पर वो भ्रम के साथ जुड़ते हैं। तो भ्रमित मत होइएगा, अपने कर्मों पे संयम रखिएगा। गलत काम तो मतलब आप सोच लीजिए नो नो, बिग नो नो है। आपको ये मान के चलना है कि अगले 1.5-2 महीने में कुछ मिले या ना मिले, मुझे अपने कर्म खराब नहीं करने, मुझे कुछ गलत नहीं करना। और अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए, पर ये कलयुग है, तो गलत तो हम करेंगे करेंगे, ठीक है। बट इसका मतलब ये है कि अगले 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपको बहुत संयम से चलना है। अपने आप पे कंट्रोल रखिए। सच में आपका समय कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो ये समय बीतने पे नहीं आएगा। ये 1.5 महीना नहीं लगेगा, ये आपको 150 साल के बराबर लग जाएगा। तो ये मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने कर्मों का पूरा ध्यान रखिएगा। ये 1.5-2 महीने अगर आपने अपने आप पे संयम रखा, अपने कर्मों पे ध्यान रखा, तो डेफ़िनेटली आप इस समय को बड़े आराम से बिता लेंगे। तो कुछ लोगों का कुंडली में राजयोग देखा जाता है, हुँ, हुँ। जैसे आपने मेंशन करा था, बट उनकी स्थिति वैसे नहीं होती जो लगे कि उनकी कुंडली में राजयोग है। हुँ। तो वो क्यों होता है? देखिए, राजयोग, सबसे पहली बात तो ये है कि राजयोग तो वहाँ होगा जहाँ पर राजशाही होगी, हुँ। राइट? अब राजशाही तो मिडल ईस्ट में है, ठीक है? टू एन एक्सटेंट भूटान में है, हुँ। ठीक है? इंडिया में तो नहीं है। इंडिया में तो डेमोक्रेसी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये राजयोग हो नहीं सकता। राजयोग तब भी होगा। अब वो कैसे होगा, इस बात को समझिए। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक रिक्शे वाला है। आज की डेट में ₹500 कमाता है। अब वो अपने बच्चे को उस ₹500 में से कितने पढ़ा लेगा? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेगा। बच्चा हो सकता है कि एवरेज हो, तो जितना पढ़ सकता है उतना उसने पढ़ लिया। अब कॉलेज में वो नहीं पढ़ा पाया, तो राजयोग होने के बावजूद वो कॉलेज में नहीं पढ़ पाया। हो सकता है बच्चे की कुंडली में राजयोग तो था, पर पढ़ाई नहीं थी। पर टेक्निकल स्किल्स के लिए मामले में वो बहुत अच्छा था, ठीक है। राहु की प्लेसमेंट ऐसी थी कि वो टेक्निकली उसको बहुत साउंड कर रहा था। तो साउंड कर रहा था, इसका मतलब हो सकता है कि वो बच्चा जो है डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, ठीक है। हो सकता है कि वो वीडियो एडिटिंग सीख ले, हो सकता है कि वो फ़ोटोशूट सीख ले, हो सकता है कि वो कारपेंटर का काम सीख ले, और कुछ छोड़िए, हो सकता है वो ड्राइविंग ही सीख ले। हुँ। अब ये सब कुछ सीखने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल कारपेंटर का काम सीखा, एसी का काम सीखा, ड्राइविंग का काम सीखा, यहाँ पर उसे जॉब कितनी मिल जाएगी? 20,000, 15,000 इतने की मिल जाएगी, ज़्यादा 30,000 कमा लेगा। पर उसका प्लेसमेंट जो है वो हो गया मिडल ईस्ट में। अब वहाँ पर वो जिस गाड़ी को चलाता है उसमें हर वक़्त एसी चलता है। इवन दो वो मिडल ईस्ट में गया, पर वो हर वक़्त एसी में होता है। उसे जो क्वार्टर मिला वहाँ पे भी एसी लगा हुआ। उसे खाना भी वहाँ पर मिलता है, फ्री मिलता है। वो वहाँ के करेंसी में कमाता है। क्या हो सकता है कुवैती करेंसी में कमाए, हो सकता है कि वो रियाल में कमाए, हो सकता है वो यूएई की करेंसी में कमाए, व्हाटएवर जिस भी करेंसी में कमा रहा है, पर वो इंडिया से कहीं बेहतर कमा रहा है।
तो वो जो कमाई कर रहा है, अब देखो वहाँ पर रहने की इसको जगह मिल रखी है, खाना मिल रखा है, तो जो पैसा कमा रहा है वो सब सेव कर रहा है। हो सकता है कुछ पैसा वो घर भेजता हो, कुछ पैसा अपने पास सेव करता हो। अल्टीमेटली वो 6 महीने या 1 साल के बाद जब आता है तो खूब पैसे लेके आता है। तो वो उस रिक्शे वाले के घर में पैदा होकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, उसके लिए तो वही राजयोग है। अब हम बात करते हैं एक अमीर फैमिली की। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े मल्टी बिलियनर के घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, मल्टी बिलियनर मैंने कहा। अब उसका बच्चा बड़ा होने के बाद कहता है कि मैं पापा के साथ अपने बिजनेस में नहीं जाऊँगा, मैं तो जॉब करूँगा। मान लेते हैं कि उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी थी, क्योंकि मल्टी बिलियनर के घर में पैदा हुआ था तो एजुकेशन तो बहुत अच्छी रही होगी, बाहर जाके पढ़ा होगा तो अच्छी एजुकेशन थी, पढ़ने में भी अच्छा था, पर जॉब में कितना कमा लेगा? उसकी मान लेते हैं 10 लाख रुपए महीने की सैलरी है। वो उसके फादर के शायद इतने ही पैसे वो शायद 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में कमा लेते हैं। तो ये राजयोग हुआ क्या? ये तो राजयोग नहीं हुआ। तो जिसकी कुंडली में राजयोग नहीं है, उसने अगर किसी अमीर घर में जन्म लिया तो उसका ऐसा हाल हो सकता कि अपने कैपेबिलिटी से बहुत कम कमा रहा है। पर अगर किसी रिक्शे वाले के घर में बैठकर राजयोग है तो वो अपने कैपेबिलिटी से कहीं ज़्यादा कमा रहा है, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कमा रहा है। तो ये इस तरह से राजयोग होता है। अब उसके बारे में कहा जाए कि रिक्शा वाले के बेटे के बारे में कि भाई ये तो राजयोग ना हुआ, तो यही तो राजयोग हुआ। आज जो बच्चा अपनी ऐसी फैमिली से निकला है, इतना पैसा कमा रहा है, कम से कम वो अपने बच्चे को तो इतना पढ़ा लिखा पाएगा कि कल को वो वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब कर सके। हो सकता है ना? यानी कि एक पीढ़ी से निकला दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से निकली हुई तीसरी पीढ़ी जो निकली वो सुपर राजयोग निकली, और उसके बाद सो ऑन। बेसिकली अपने करंट स्टेटस से ऊपर होना इज राजयोग। जी। जैसे अभी हमने राजयोग को देखा, क्या हम उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से किसी की डाउनफॉल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो डाउनफॉल क्या होती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम जब किसी की लाइफ देखते हैं तो वो कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, राइट? तो समय अच्छा जाता है तो अप है, बुरा जाता है तो डाउन है। अगर वो अप गया तो डाउन भी आया, अब अगर डाउन गया तो अप भी जाएगा। तो वो कितने समय के लिए अप है और कितने समय के लिए डाउन है, ये हम उनकी दशाओं से, उनके प्लैनेट्स की पोजीशन से, उनकी दृष्टियों से, क्योंकि दृष्टियां भी बार बार चेंज होती हैं, जैसे जैसे प्लैनेट घूमते जा रहे हैं वैसे वैसे दृष्टियां भी चेंज होती जा रही हैं। आज किसी के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, किसी हाउस के ऊपर, तो इसका मतलब जब शनि गोचर कर जाएंगे तो फिर दृष्टि उस हाउस से हट जाएगी। पर अगर किसी प्लैनेट पे पड़ रही है तो जब वो प्लैनेट मूव कर जाएगा, या फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सूर्य पे दृष्टि पड़ रही है शनि की, या फिर सूर्य के साथ जो है वो केतु बैठे हुए हैं, तो भाई सूर्य मूव कर रहे हैं ना, तो जब मूव करके आगे चले गए तो फिर उनके ऊपर से केतु को प्रभाव कम हो गया। अब हो सकता है कि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो सकता है शनि की दृष्टि पड़ रही हो सकता है गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। तो वो दृष्टि कितनी फेवर में है, कितनी अगेंस्ट है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी तरह से ऐसी दृष्टियों को काउंट करके, ऐसे दशाओं को काउंट करके, कौन से नक्षत्र में है, कैसा हाउस कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो हाँ, कभी अपवर्ड ट्रेंड होता है तो कभी डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। अगर अपवर्ड ट्रेंड टेम्परेरी है तो फिर डाउनवर्ड ट्रेंड भी टेम्परेरी है। तो इसीलिए हाँ, डाउनफॉल को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि आने वाला समय इतने समय के लिए ख़राब हो सकता है, सावधान रहिए, ये रेमेडीज़ कीजिए, आपके लिए बहुत हानिकारक नहीं रहेगा, बहुत हद तक बचाव हो जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी करियर पाथ में गाइड करने के लिए कैसे यूज हो सकती है? देखिए, गाइड करने के लिए ऐसे यूज़ हो सकती है जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चे का जन्म हुआ, पढ़ाई हुई, पढ़ाई इस हिसाब से हुई कि हो सकता है कल को जॉब करे, हो सकता है कल को बिजनेस करे। वो बच्चा बना था बिजनेस के लिए। अब अष्टक वर्ग देखा जाता है। देखो, पहले तो देखो कि बेनिफिशियल क्या है, जॉब या बिजनेस। कमाएगा तो दोनों में। सेविंग किसके थ्रू करेगा? आपने खर्चा करना है मान लो 50 रुपये, कमाई है आपकी 60 रुपये, सेविंग कितनी हुई? 10 रुपये। अब वो 60 रुपये कमाई है आपकी जॉब से, पर वहीं अगर आप बिजनेस में जाते हो तो आपकी कमाई जो है वो 200 रुपये है। अब सेविंग किस में हुई? बिजनेस में। तो फिर क्या आप चूज करोगे? बिजनेस। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से आपको ये पता चल जाता है कि अगर आपको सेविंग करनी है,
क्योंकि देखो जो कमा रहे हो उसमें से खर्चा भी तो करोगे ना। तो एक एक है आपका कमाई का घर, एक है आपका खर्चे का घर, एक है आपके सेविंग का घर। तो उन उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे देखा जाता है कि कमाई कहाँ से ज़्यादा हो रही है, जॉब से या बिजनेस से। तो जो ज़्यादा बेनिफिशियल है हम तो यही कहेंगे ना कि ये करना चाहिए, इसमें ज़्यादा कामयाब होगा। तो हम उस तरीके से हम ये जान पाते हैं कि एक्चुअली एक बच्चे को क्या फील लेनी चाहिए। अब कईयों के साथ तो ऐसा भी होता है, देखो ये अब एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। राहु जो है ना, अगर 6th हाउस में हो तो वो अच्छा भी और बुरा भी है। वो आपको टेक्निकल लाइन में अगर आप चले गए तो आपके लिए बहुत अच्छा कर देगा, लॉयर बन गए तो आपके लिए बहुत अच्छा कर देगा, आपको जज भी बना देगा। पर आप अगर ऐसी फील्ड में नहीं गए तो कोर्ट केस भी करा देगा, ठीक है। पर ये हर पॉइंट पे आप ऐसे एप्लीकेबल नहीं बना सकते, ये कोई थंब रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या दशाएं हैं, क्या दृष्टियाँ पड़ रही हैं, क्योंकि इनके मूवमेंट भी तो होती रहती है। तो इसको थंबनेल लेके मत चलिए। हर कुंडली अपने आप में इंडिविजुअल होती है, हर कुंडली अपने आप में इंडिविजुअल एनर्जीज रखती है, हर कुंडली अपने आप में अपनी बेसिस रखती है, ठीक है। जैसे एक परिवार है, जेनेटिक्स भी तो पास ऑन होते हैं, उसी तरह से उनके दोष, उनके राजयोग, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है पास ऑन होती हैं। आपके कर्मा पास ऑन होते हैं, और आप करंट लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। कहने को तो कहा जाता है कि पामिस्ट्री जो है, पामिस्ट्री के थ्रू भी सब कुछ जाना जाता है। तो अगर किसी का हाथ ही नहीं है, हाथ कटा हुआ है, तो क्या उसकी किस्मत नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर हाथ नहीं है तो उसका मतलब हाथ की रेखाएं नहीं है, तो किस्मत तो फिर भी उसके पास है ना कुछ तो उसके साथ हो रहा होगा, उसे कोई तो खाना खिलाता होगा। बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा जो ओलंपिक्स होते हैं, ऐसे जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके ओलंपिक्स होते हैं, पैरालंपिक्स जो होते हैं। अगर हम पैरालंपिक्स को देखें तो हम देखते हैं कि कई लोग जिनके हाथ नहीं, दोनों हाथ नहीं, वो अपने पाँव से हाथों के काम भी ले लेते हैं, यानी कि अपनी स्किल्स वो डेवलप करते हैं ना। तो जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह है, तो क्या उनकी किस्मत थी, वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, ठीक है। और हाथों वालों को, पैरों वालों को जब बिल्कुल स्वस्थ है, उनको गोल्ड मेडल नहीं मिलते कई बार। तो इसका मतलब क्या है कि हर कोई अपनी किस्मत लेके आया है। ज़रूरी नहीं है कि किसी की किस्मत में अगर कुछ लिखा है और वो उसके हाथों में छपा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो देख कर कैलकुलेट करके बताई जाती हैं। आप कहो कि एक थंब रूल होगा, तो ऐसा नहीं होता। How do you view the role of time in astrology? इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस संदर्भ में आप पूछ रही हैं? आप टाइम ऑफ बर्थ की बात कर रही हैं, या फिर आप कह रही हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में कैसा चलेगा? Both. बोथ। देखिए, टाइम ऑफ बर्थ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक्यूरेटली उस पॉइंट पे पहुंच सकें जहां पर जिस समय पे एक इंसान का जन्म हुआ था, क्योंकि नैनो सेकंड्स में भी कई बार चार्ट चेंज हो जाते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले जानना ज़रूरी है, बच्चे ने जिस लगन के साथ, जिस सनराइज के टाइम के हिसाब से जन्म लिया, उसके हिसाब से लगन स्पष्ट होता है। अब सिर्फ लगन स्पष्ट नहीं करना होता, हमें यह भी देखना होता है कि किस नक्षत्र में जन्म लिया। नक्षत्र जानना क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए उसने गुरु के नक्षत्र में जन्म लिया, तो इसका मतलब उसके जन्म से ही गुरु की दशा शुरू हो जाएगी। अब अगर गुरु की दशा शुरू होगी तो गुरु के बाद सीधा ही शनि की दशा आएगी, और शनि के बाद जो दशा आएगी वो आएगी बुध की दशा। तो मतलब ऐसे सीक्वेंस शुरू होगा गुरु की दशा से। पर अगर किसी ने जन्म लिया चंद्र दशा में, तो चंद्र की दशा शुरू हो गई, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, ऐसे चलता है सर्कल। तो इसलिए हमें एक्यूरेट टाइम पता होगा तो हमें पता चलेगा किस नक्षत्र में जन्म लिया, लगन स्पष्ट कैसे हुआ, उसके बाद राशि कैसे उसकी आई, क्योंकि राशि और लगन अलग अलग होते हैं, ठीक है। कई लोग इसमें एक ये सोच लेते हैं कि लगन ही हमारी राशि है, राशि हमारा लगन है, तो ऐसा नहीं होता, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उसकी सही कुंडली बनती है। जब सही कुंडली बनेगी तभी हम जानेंगे उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी फैमिली लाइफ कैसी होगी, उसके बाद सेविंग्स होंगी या नहीं होंगी, मेहनती होगा या नहीं होगा, सुख सुविधाएं होंगी या नहीं होंगी, उसकी पढ़ाई कैसी होगी, ग्रेजुएशन तक होगी या ज़्यादा होगी, उसके बच्चे होंगे तो कितने होंगे, कैसे होंगे, उसको रोग लगेगा या नहीं लगेगा, वो कॉम्पिटिटिव होगा या नहीं होगा, जॉब करेगा या किस चीज़ में करियर करेगा, उसकी फैमिली लाइफ कैसी होगी, रिलेशनशिप कैसा होगा, वाइफ होगी या नहीं होगी, शादी एक होगी या मल्टीपल होंगी। मतलब ऐसा भी होता है, किसी की शादी टूट जाती है तो वो दूसरी शादी करता है। कईयों के साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग चीट करते हैं, वो एक शादी करते हैं फिर दूसरी शादी भी करते हैं। उसकी आयु कितनी होगी, उसका भाग्य कितना साथ देगा,
करियर किस लाइन में लेके जाएगा, किस तरफ लेके जाएगा, उसको किस चीज़ से लाभ होगा, उसके खर्चे कितने होंगे, उसकी मृत्यु कब होगी, ये सब कुछ तभी निर्धारित होगा जब सही टाइम निर्धारित होगा। तो अगर हम टाइम की बात करें तो हाँ, समय की बहुत वैल्यू है। आप जानते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास एक क्लाइंट आई, एक क्लाइंट आई मेरे पास, उनके क्या था कि डेट ऑफ बर्थ सही था, उनका टाइम ऑफ बर्थ उनके हिसाब से बिल्कुल सही था, हॉस्पिटल की स्लिप थी उनके पास, और प्लेस ऑफ बर्थ तो ऑफकोर्स पता ही होता है। तो जब उनकी कुंडली बनाई तो उनकी कुंडली में क्या निकला कि उनके जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जितनी भी पर्सनालिटी थी, वो कुछ मैच ही नहीं करे, कुछ भी मैच ना करे। तो हमने क्या किया, देखा कि लगन कितने डिग्री का है। लगन वॉज 0 डिग्री। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक लर्निंग है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए लर्निंग है कि 0 डिग्री का तो कभी लगन हो ही नहीं सकता। पर्सनैलिटी 0, व्हाट इज 0? कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया, उनके बर्थ टाइम को सिर्फ 1 मिनट पीछे किया, और 1 मिनट पीछे करने से क्या हुआ कि वो जो लगन था वो 29 डिग्री हो गया। इवन दो 29 डिग्री भी थोड़ा सा डाइसी होता है, बट स्टिल कुछ नंबर तो होल्ड कर रहा है। उससे क्या हुआ, सारी पर्सनालिटी, हर चीज़ मैच कर गई। ठीक है, तो हर चीज़ मैच कर गई। फिर ऐसी ही कई कुंडलियाँ आई हैं जिनमें कि पर्सनालिटी मैच नहीं करती। तो हम क्या करते हैं कि समय को पीछे करके देखते हैं। तो एक्यूरेट टाइम जानना इसलिए ज़रूरी होता है, बट टाइम में भी आप ये ना सोचिए कि हर मिनट हर सेकंड का रोल कितना होता है। देखो, कई बार क्या होता है कि 2 घंटे के अंदर लगन चेंज होता है। तो अगर 2 घंटे की बात करें तो लगन को तो आइडेंटिफाई कर दिया उसने, पर एक एक सेकंड में कुछ चार्ट होते हैं जो सेकंड नैनो सेकंड में चेंज होते हैं। ठीक है, D30 D60 चार्ट जो होते हैं वो जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो उनके टाइम पे अगर एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो उसके लिए सही समय, सही मिनट पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने नक्षत्र की बात बताई, नक्षत्र सही क्लियर होगा तो हमें पता चलेगा सही दशा क्या चल रही है। तो इसीलिए समय का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर किसी को उनका टाइम ऑफ बर्थ ना पता हो तो? अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट तो पता ही होगा। आफ्टर ऑल, एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है उसे ये तो पता होता है कि सुबह सुबह का समय था, 10-11 बजे थे, 12 बजे के बाद जन्म हुआ था, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे का समय होगा ऑलमोस्ट। अरे ये तो पता होता है कि लेबर रूम में कब गई थी, लेबर रूम से कब बाहर आई थी। तो उसके हिसाब से कुछ तो कैलकुलेशन होती होगी, कुछ ना कुछ हम अप्रॉक्सीमेटली निकाल देंगे, या हम कम से कम उसके ट्रेड्स तो एक्यूरेटली जान पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के अगर लगन में गुरु बैठा हुआ है, उसकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा बल्की दिखेगा, थोड़ा सा ओवर साइज दिखेगा। अब बच्चा है पतला सा, और हम कह रहे हैं कि जी टाइमिंग के हिसाब से तो मोटा होना चाहिए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो टाइम को ऊपर नीचे करके देखेंगे, कहीं ना कहीं तो ट्रेड्स मैच करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैच किया जाता है। तो अगर हमें ये भी पता चल जाए ना कि किस टाइम के दौरान बच्चे का जन्म हुआ है, तब भी हम कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली पहुंच पाएंगे। क्या एस्ट्रोलॉजी में कोई डेंजर है? डेंजर? नो, नॉट एट ऑल। डेंजर क्या होगा, आप ही तो ज़िंदगी है, आप ही के सामने परोसी गई है। सिर्फ आपको ये पता चल जाता है कब अच्छा समय है, कुछ कब बुरा समय है। जब अच्छा समय है तो इसको एंजॉय करो, जब बुरा समय है तो यार उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करो। और क्या है इसमें, आपका जीपीएस है। या फिर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हो किसी को? नहीं, कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। देखिए, आपकी लाइफ के बारे में, आपने जब जन्म लिया उसके बाद आप इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट के बाद बेबी, बेबी के बाद टीनेजर, टीनेजर के बाद यंगस्टर, यंगस्टर के बाद मैच्योर्ड, मैच्योर्ड के बाद आप यंग पर्सन हैं। ठीक है, मैच्योर्ड हैं, यंग हैं। उसके बाद आप मिडिल एज में आते हैं, मिडिल एज के बाद आप बुढ़ापे की तरफ आते हैं। तो वो सारा का सारा जब आपकी लाइफ जुड़ी हुई है ऐसे कि आगे आपका एवोल्यूशन होगा, तो उसी तरह से वो आपकी कुंडली आपके बारे में यही तो बताएगी, यही तो बताएगी कि अब आपको ये मिलेगा, अब आपको ये मिलेगा, अब आपको ये मिलेगा। कुंडली में ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चल जाएगा, जो शादी 25 से 30 32 के बीच में होनी चाहिए थी, वो 40 साल की उम्र में उसका योग आ रहा है। तो ये तो बेनिफिट है ना, पता चल गया, उस पर काम करें। पर काम करने का फ़ायदा तो तब है ना जब ये पता हो कि 40 की शादी को हम 30-31 में तो खींच लाए, पर बच्चा 40 के बाद ना हो, उसे भी तो साथ में हमें मैनेज करना होगा। हम अगर ये मैनेज कर सकते हैं तभी तो इतना कुछ करने का फ़ायदा है। तो हमें अगर अपना फ्लो चार्ट पहले से मिल जाए तो हमें ये पता होगा हमें काम कैसे करना है। सो इट इज़ एक्चुअली द नेविगेशन दैट एस्ट्रोलॉजी डज। अगर आपके पास आपका रोड मैप है, आपको कब कहाँ पर क्या मिल सकता है, हम उसको कितना फास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है,
आपको पता है ट्रेन जो है कम से कम 16 घंटे ले लेगी, एक सुपर फास्ट ट्रेन होगी वो 16 घंटे ले लेगी, पर आपको तो अगले 5 घंटे में वहाँ पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे आप? फ्लाइट से। तो आपने क्या किया, आपने दूसरा साधन लिया जिससे कि आप जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो फिर हम इसमें भी ऐसे ही कर रहे हैं, जो काम आपको 40 साल की उम्र में मिलना है, अगर वो हमें 30 साल की उम्र में चाहिए तो उसके लिए कोई उपाय करेंगे, तो हम फ्लाइट लेंगे, तो फ्लाइट लेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो मीटिंग होगी तो शादी होगी, शादी होगी तो बच्चे होंगे, सब कुछ साथ में इंटरलिंक्ड है। कभी कभार एस्ट्रोलॉजर्स अपनी बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर देते हैं. हाउ डू यू थिंक एस्ट्रोलॉजर्स कैन स्टॉप ओवरस्टेपिंग बाउंड्रीज? देखिए ये मैंने बहुत बार देखा है, मैंने भी इस चीज़ को बहुत सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको अगर जानता हूँ, ठीक है, और आपसे डिटेल मांगता हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, अगर आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो आप दे देंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे दे देंगी, आप बोलेंगे कि मेरा ये सवाल है, मेरे को इन सवालों का जवाब दीजिए। मैंने आपकी हॉरोस्कोप देखी है, मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आप मुझे जानती ही नहीं या आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं, तो मैं कौन होता हूँ आपकी हॉरोस्कोप पढ़ने वाला? होता हूँ कोई? नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में जो कि बहुत रिनोन्ड पर्सनालिटीज़, फॉर एग्जांपल सुपरस्टार्स हैं, ठीक है, बॉलीवुड में या किसी भी सिनेमा इंडस्ट्री में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या कैसी भी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर कि वो बहुत रिनोन्ड है। अब उनके बारे में अगर मान लीजिए कि आपके पास कहीं से डिटेल आ गई, मान लेते हैं कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको श्री अमिताभ बच्चन जी आपको अप्रोच करते हैं, वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। अब उन्होंने आपको प्राइवेटली अप्रोच किया या पब्लिकली अप्रोच किया? प्राइवेटली। आपको उनके बारे में पता चला तो आप उनको बताएंगे या फिर न्यूज़पेपर में जाके बताएंगे? उनको बताएंगे। तो एथिक्स क्या कहते हैं कि मैं तो उन्हीं को बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा, राइट? तो फिर जो लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये फलाना सुपरस्टार इतने साल जिएगा, इसकी लाइफ में इतना बुरा समय आने वाला है, इसकी लाइफ में ये खुशियाँ नहीं आएंगी, इसकी लाइफ इतनी ही है, वो किस अथॉरिटी से बोलते हैं? वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं या विद इन लिमिट्स रह रहे हैं? ये तो पब्लिक को सोचना है। ऐसे लोगों को आप सुनकर, उस मसाले को सुनकर, उनको व्यूज़ देकर अगर आप उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर ये तो आपके ऊपर है, आप उसकी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं, ठीक है? एथिक्स, अगर आप चाहते हैं कि एथिक्स फॉलो हों तो फिर ये चीप पब्लिसिटी, आई एम सॉरी टू से, और ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के बारे में पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए जिसके बारे में आप कुछ भी बात करो, अच्छा कहो, बुरा कहो, कुछ भी कहो, किसी के बारे में क्यों बोलना है यार? आपके पास जो अप्रोच कर रहा है आप उसको बताओगे ना, उसके बारे में, पब्लिक को क्यों बताओगे? तो मुझे लगता है ये एक गलत तरीका है चीप पब्लिसिटी पाने का। पर आई एम सॉरी टू से, शायद दुनिया को यही पसंद है। जितना वो किसी सुपरस्टार को देखना पसंद करते हैं, उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें, रूमर्स सुनने को भी पसंद करते हैं। पर अगर सुनते हैं, खुश होते हैं, तो फिर तो ये चीज़ें चलती हैं। बट अगर एथिकली को देखे तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसी चीज़ों को सुनना चाहेगा, उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, वो कमेंट करके वो खुद ही बता सकते हैं। अब एक एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है बट एन इंटरेस्टिंग वन, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइंस, योर टेक ऑन दैट? Well, it is never astrology versus science. Actually, astrology is a science of predictions. ठीक है, तो it is not against it. ये साइंस ही है। जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये कुछ और है। ये हम सिर्फ हॉरोस्कोप को देखकर उसमें क्या लिखा है, सिर्फ उसको प्रिडिक्ट करके बताते हैं। हम उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, कुछ माइनस नहीं कर सकते। और जैसे आपने पहले कहा एआई, अगर ये एआई में इसकी कोडिंग हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें साइंस के तत्व हैं, तभी इसकी कोडिंग हो पाई, राइट?
इतनी जो एप्स बनी हैं वो भी तो एआई का ही रूप है। जो हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं तो हर चीज़ निकल आती है। कौन सा लगन है, कौन सी राशि है, कौन सी नक्षत्र में जन्म लिया, कौन सी दशा चल रही है, क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या होगा, कौन सा हाउस स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ये सब कुछ अगर मैं पता चल रहा है, पहले से पता चल रहा है आज के टाइम में, और उस पर प्रोग्रेस हो रही है, तो इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस। इट इज़ साइंस। तो आज के पॉडकास्ट से बहुत क्लैरिटी मिली है। इट वाज एन इंटरेस्टिंग वन। होप सो आपको भी इंटरेस्टिंग लगा हो, आपके भी कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिले हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।